हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसी प्लस, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप हैं इस एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की डिटेल्ड लेक्चर सीरीज में, जहां पर हम कंप्लीट डिटेल में सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में द नेक्स्ट पैरामीटर दैट इज अल्कलिनिटी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में ही डिसॉल्व्ड सॉलिड्स के बारे में जाना था। आज हम बात करने वाले हैं एल्कलिनिटी के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। इस सेशन में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो आप लेक्चर्स देख रहे हैं, ये लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर मंडे टू फ्राइडे डेली आपको ये क्लासेस मिल रही होती है ऑन द एईसी प्लस यूट्यूब चैनल। हमने इसे टारगेट सीरीज नाम दे रखा है, जहां पर हम नियर कमिंग एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, जहां पर हम कंप्लीट टेक्निकल सिलेबस फर्स्ट टाइम यूट्यूब पर डिटेल में कवर अप कर रहे हैं, जो कि बहुत कंप्लीट ज़्यादा डिटेल में है। डेली आपको इवनिंग में 4 PM पर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की क्लासेस मिल रही होंगी और डेली शाम को 5:30 बजे आपको फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लासेस मिल रही होंगी। सैटरडे को आपको लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन और साथ में डाउट सेशन मिल रहे होंगे। हर सैटरडे को जितना भी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है उसी के लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, डाउट सेशन पर वर्क करते हैं। संडे को मैराथन सेशन होगा, जहां पर हम नियर कमिंग एग्जाम को टारगेट करके चलते हैं। तो ये एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन है मेरे बारे में जो आप देख सकते हैं। और आज बात करते हैं आज के इस टॉपिक पर। अब जो ये एल्कलिनिटी है, जिसे हम क्षारीयता कहते हैं, पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये एल्कलिनिटी होती क्या है। ठीक है, फिर उस पर आगे चर्चा करेंगे। हम ये चर्चा करेंगे आज के सेशन में कि एल्कलिनिटी क्या होती है, जो भी होती हो क्या हमें उससे दिक्कत है। अगर हमें उससे दिक्कत होगी तो फिर हम उसको मेजर करने का तरीका सीखेंगे। एक बार हम ये तरीका सीख गए कि इसको मेजर कैसे किया जाता है, मेजरमेंट करने के बाद हम उसे उसकी परमिसिबल लिमिट से कंपेयर करेंगे कि परमिसिबल लिमिट कहती है इतना अल्कलिनिटी पानी में हुआ तो चलेगा। अगर हमारी वैल्यू इतनी आती है तो हमें फिर इसे ट्रीट करके इस लेवल पे लाना पड़ेगा। अगर हमारी वैल्यू इससे कम रहती है तो हमें कोई समस्या नहीं है, हम एज इट इज उस पानी को ट्रीट करके भेज देंगे। तो अब ये अल्कलिनिटी और या क्षारीयता क्या होता है, जनरली आपने कई बार देखा होगा कि कभी कभी कोई पानी पीने में कड़वा सा लगता है। ठीक है, और इसके अलावा आपने कभी नोटिस किया होगा कि कभी कभी अगर आपने अपने कॉलेज में या कॉलेज में छोड़िए स्कूल में, अगर आपने 9-10th के टाइम पीरियड पर अगर आपने केमिस्ट्री लैब में कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हो, तो वहां पर एक एक्सपेरिमेंट हुआ करता था जिसे टाइट्रेशन मेथड कहा जाता था। उस टाइट्रेशन मेथड में क्या किया जाता था, एक पतली सी हमारे पास पिपिट हुआ करती थी जिसमें हमें 10 ml ऑफ सैंपल को जो है वो सक करना होता था। तो जनरली कई सारे लैब्स के अंदर जो पिपिट होती है उस पिपिट को मुंह से लगाकर सक करना पड़ता है। अब कभी कभी वो सक करने में वो बहुत छोटी सी क्वांटिटी कभी कभी मुंह में चली जाया करती थी, और मुंह में चली जाने के बाद वो इतना ज्यादा कड़वापन आ जाया करता था कि वो कड़वापन लंबे समय तक हमारे मुंह में बना रहता था। खाने का स्वाद नहीं आ रहा है, हर चीज बेकार लग रही है। ये कभी अगर आपने नोटिस किया हो तो आप इसको समझ पाएंगे। वो जो कड़वापन है वो एक्चुअली में उस सॉल्यूशन के अंदर उसकी प्रॉपर्टी एल्कलिनिटी की वजह से है। जब भी कभी पानी के अंदर ऐसे डिसॉल्व्ड सॉलिड्स आ जाए, कैसे डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, डिसॉल्व्ड सॉलिड्स की बात कर रहा हूं, ऐसे डिसॉल्व्ड सॉलिड्स पानी में कहीं से भी आ जाए जो पानी के अंदर पानी के स्वाद को कड़वा बना दे, हम उसे कहते हैं पानी के अंदर एक प्रॉपर्टी जिसे नाम दिया गया एल्कलिनिटी। ठीक है, अब यह सोचना है कि यह एल्कलिनिटी होती किसकी वजह से होगी। तो अल्कलिनिटी हमारे पास हमारे पानी के अंदर, अल्कलिनिटी इन वाटर रेफर्स टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द आयंस। आयंस मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट नेगेटिव चार्ज आयंस की बात कर रहा हूं। ठीक है,
Alkalinity in water refers to the concentration of all the ions present in water which has the ability or capability to neutralize the acid in it. क्या मतलब होता है इसका, इसी पर विचार करना है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास पानी के अंदर ऐसे डिसॉल्व्ड सॉलिड्स जो कि आयनिक फॉर्म में है, आयंस के फॉर्म में है और वो नेगेटिवली चार्ज है, कोई भी ऐसे नेगेटिवली चार्ज आयंस को जरा इमेजिन करिए, कोई भी नेगेटिवली चार्ज आयंस, जैसे कि NaCl को जब हम डिसोसिएट करते हैं तो Cl माइनस एक नेगेटिवली चार्ज निकलता है, Na प्लस हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज निकलता है। तो जिनके भी साथ में नेगेटिव साइन एसोसिएटेड है आयंस के साथ, वो सारे के सारे क्या बनेंगे, हमारे पास नेगेटिवली चार्ज आयंस। और तुमने कभी सुना होगा कि H2O जब हमारे पास डिसोसिएट होगा तो इट विल डिसोसिएट इनटू H प्लस और OH माइनस आयन, राइट? ठीक है, तो H प्लस आयन और OH माइनस आयन दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, एक पॉजिटिवली चार्ज, एक नेगेटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज हमेशा नेगेटिव के साथ अटैच होगा, नेगेटिवली चार्ज हमेशा पॉजिटिव के साथ अटैच होगा। तो मेरे पानी के अंदर, पानी के सैंपल के अंदर पहले से क्या हो, अगर मेरे पानी के अंदर नेगेटिवली चार्ज आयंस प्रेजेंट हो और वो नेगेटिवली चार्ज आयंस पानी के अंदर अगर एसिड डालते हैं तो एसिड के H प्लस के साथ कंबाइन करके उसे न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखते हैं, तो कितनी क्षमता होती है सैंपल के पास, उसी को उसकी अल्कलिनिटी कहा जाता है। पानी के अंदर यही अल्कलिनिटी किसकी वजह से आएगी, तो जितने भी हमारे पास हजारों तरह के पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयंस होते हैं, सभी को इमेजिन कर लो। एग्जाम्पल के तौर पे CO3 2 माइनस, HCO3 माइनस, OH माइनस, या HPO4 2 माइनस, या PO4 3 माइनस, या SO4 2 माइनस, या HSO4 माइनस, या HS माइनस। मतलब मैं कितने भी तरह के नेगेटिवली चार्ज आयंस लिख सकता हूं, ये सब के सब अगर पानी में रहे तो जब आप उस पानी को पियोगे तो वो पानी में कड़वापन सा लगेगा। ठीक है, तो हमारे पास पानी के अंदर अगर ये सब रहे तो इन सब की वजह से पानी के अंदर जो प्रॉपर्टी आएगी वो कहलाती है पानी के अंदर एल्कलिनिटी। ये खुद एल्कलिनिटी नहीं है, इनकी वजह से पानी में जो प्रॉपर्टी आएगी उसे कहते हैं एल्कलिनिटी, जिसमें से हमारे पास इसे कहते हैं कार्बोनेट अल्कलिनिटी। कार्बोनेट एल्कलिनिटी, इसे कहते हैं बाइकार्बोनेट एल्कलिनिटी, और इसे कहते हैं कॉस्टिक एल्कलिनिटी। ठीक है, हमारे पास इसके अलावा ये जितनी भी एल्कलिनिटीज आपको दिखाई दे रही हैं, ये सब के सब पानी में होती तो हैं, लेकिन इतनी कम मात्रा में होती हैं, इतनी कम मात्रा में होती हैं कि अगर हम इनको पानी में काउंट नहीं भी करें तो भी हमारा काम चल जाएगा। मतलब इतनी कम क्वांटिटी में होंगी कि आप चाहे इसे काउंट कर लो या चाहे आप इसे निग्लेक्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जितने हमारे पास बाकी के एनायंस बच रहे हैं, ये सब हमारे लिए कहलाते हैं माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अल्कलिनिटी। माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एल्कलिनिटी। और वहीं पर हमारे पास ये जो हमारे बाकी के जो आयंस हैं, विच आर बेसिकली रेफर्ड एज CO3 2 माइनस, HCO3 माइनस और OH माइनस, जिसे हम बाइकार्बोनेट अल्कलिनिटी, कार्बोनेट अल्कलिनिटी या
कॉस्टिक अल्कलिनिटी कहते हैं, ये हमारे पानी में बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। तो पानी में अल्कलिनिटी आना उसका मेजर रीजन इनका प्रेजेंस होगा, तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एल्कलिनिटी। इसका मतलब यह होता है कि बहुत बेसिक अगर सोचें तो ये हमारे पास 99% एल्कलिनिटी कॉज करने की एबिलिटी रखते हैं, और इनके द्वारा जो एल्कलिनिटी होती है वो यूजुअली 1% तक सीमित हो जाती है। तो पानी के अंदर अगर आपको कोई भी एनायन मिले, नेगेटिवली चार्ज आयन मिले, तो इनमें से मिल तो बहुत सारे सकते हैं, लेकिन मैंने और नहीं लिखे क्योंकि यहां जगह हमारे पास खत्म हो जाती है। कोई भी होगा, उन सबकी इतनी कम क्वांटिटी या उन सबकी इतनी कम एबिलिटी होगी पानी में एल्कलिनिटी कॉज करने की कि उनको चाहे काउंट करो या मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमने इन तीनों को ही काउंट कर लिया तो अपना काम हो जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो हमारे पास यहां पर अगर हम बात करें कि हम सिर्फ इन्हीं को काउंट करते हैं, काउंटेड टू कैलकुलेट या डिटरमाइन, काउंटेड टू डिटरमाइन अल्कलिनिटी, और इन्हें जो है वो निग्लेक्ट किया जा सकता है, कैन बी निग्लेक्टेड। इन्हें जो है वो निग्लेक्ट किया जा सकता है कि भाई इनकी हमें पानी में काउंट करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन एक हमेशा सवाल बना रहता है कि एल्कलिनिटी मतलब हमारे पास हमें कैसे अफेक्ट करेगी। तो अफेक्ट कैसे करेगी उसके लिए हमारे पास सिंपल सा एक एग्जाम्पल हम सोच सकते हैं, जो कि हमारे पास यहां पर यह समझने से पहले हम ज्यादा बेहतर है पहले इसको समझते हैं कि एल्कलिनिटी का इंपैक्ट क्या है। इंपैक्ट क्या है एल्कलिनिटी का? एल्कलिनिटी इन वाटर इन हाई कॉन्सेंट्रेशन इंड्यूसेस बिटर टेस्ट इन इट। पानी में ये टेस्ट खराब बना देंगे, कड़वा बना देंगे हमारे पास। और एल्कलिनिटी इन वाटर इंड्यूसेस इनक्रस्टेशन इन पाइप्स। पाइप्स के अंदर क्या हो जाएगा? इनक्रस्टेशन हो जाएगा। कैन यू सी दिस? जब आप यहां पर देख पा रहे हो, ये जो बॉटम में आपको यहां पर जो डिपोजिशन दिखाई दे रहा है, ये जो डिपोजिशन है, ये डिपोजिशन एल्कलिनिटी की वजह से है। कैसे होगा सर एल्कलिनिटी की वजह से? चलो ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे पानी के अंदर किसी कारण से कहीं से पानी बहता हुआ आ रहा है, और किसी कारण से पानी के अंदर एल्कलिनिटी कॉज करने वाले मेरे पास जो है वो CO3 2- कहीं से आ गया, जो कि है हमारे पास कार्बोनेट एल्कलिनिटी कॉज करने की एबिलिटी रखने वाला एनायन। अगर पानी में पाए जाने वाले Ca2+ से रिएक्ट कर लिया तो यह बना लेगा CaCO3, जो कि एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, जो कि एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। इसके अलावा पानी में और कहीं से भी एल्कलिनिटी आ सकती है। इफ आई से कि हमारे पास मान लो फॉर एग्जांपल इसके अलावा पानी के अंदर कहीं से भी हमारा मान लो OH- आयन है, और ये मेरे पानी के अंदर पाए जाने वाले एल्यूमिनियम से, ठीक है, जो है वो रिएक्ट कर लेता है, तो ये भी मेरे पास बना लेगा AlOH होल थ्राइस इज अगेन अ प्रेसिपिटेट। अगर मेरे पास पानी के अंदर कहीं से भी मान लो OH- आयन आ गया और इसने रिएक्ट कर लिया Fe3+ से, तो ये भी रिएक्ट करके मेरे पास बना लेगा FeOH होल थ्राइस, जो कि एक प्रेसिपिटेट फॉर्म है। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर अगर हम देखें
तो ये जो मेरे पास जितने भी आयंस हैं ये सारे के सारे मेरे लिए क्या है, ये डिसॉल्व फॉर्म, डिसॉल्व आयंस इन वाटर कॉजिंग एल्कलिनिटी। तो एल्कलिनिटी कॉज करने वाले डिसॉल्व्ड आयंस मेरे पानी के अंदर हैं। जब ये किसी कैटायन से कंबाइन होते हैं तो ये प्रेसिपिटेट बनाने की एबिलिटी रखते हैं, और ये जितना फॉर्म मेरे पास यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो फॉर्म हमारे पास दिखाई दे रहा है ये सब के सब क्या है हमारे लिए, प्रेसिपिटेट फॉर्म दैट डिपॉजिट्स एट बॉटम। तो अगर आपने किसी पाइपलाइन से पानी पास कराया और आपके पानी में अगर अल्कलिनिटी कॉजिंग एनायंस प्रेजेंट हैं, और अगर आपके पाइप का मटेरियल जो है वो आयरन का है, तो ये इसके साथ रिएक्ट करके धीरे धीरे प्रेसिपिटेट बनाना चालू करेगा, जो कि नीचे बैठेगा और नीचे से हमारा पाइप जो है वो क्या होता चला जाएगा, डिपोजिशन क्रिएट होता चला जाएगा, रेफर्ड एज इनक्रस्टेशन इन पाइप्स। क्या कहलाएगा ये, पाइप्स का इनक्रस्टेशन कहलाएगा। तो एल्कलिनिटी क्या होती है, एल्कलिनिटी हमारे पास है हमारे पानी के अंदर कुछ एनायंस का इतनी मात्रा में प्रेजेंट होना कि उस पानी में अगर एसिड डाला जाए तो एसिड के H+ को न्यूट्रलाइज करने की एबिलिटी रखना हमारे पानी की एल्कलिनिटी कहलाता है। और एल्कलिनिटी से क्या हमारे पास इंपैक्ट होते हैं, पानी में एल्कलिनिटी आती कहां से, पानी में ये एल्कलिनिटी आती कहां से, कहीं से भी आ सकती है, अलग अलग सोर्सेज है हमारे पास। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो, इफ यू कैन सी, ये जो आपने एग्जांपल देखा, पानी के अंदर ये जो है CO3 माइनस OH माइनस ये कहीं से भी आ सकते हैं। अब ये कहां कहां से आ सकते हैं उसके एग्जांपल देख लेते हैं। एल्कलिनिटी इन वाटर इज ड्यू टू एनायन विच में बी इंड्यूस बाय इनऑर्गेनिक मिनरल सॉल्ट्स। कोई जितनी भी चट्टानों से पानी बहता हुआ आ रहा है वहां पर हमारे पास इनऑर्गेनिक मिनरल्स चट्टानों में प्रेजेंट है, कुछ वहां से हमारे पास घुल कर आ सकता है। और ड्यू टू और डिसॉल्व्ड गैसेस, पानी में अगर कोई गैस डिसॉल्व हो जाए उससे भी आ सकता है। और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर, पानी में कोई ऑर्गेनिक मैटर है आपने डाल दिया, सड़ रहा है, वहां से भी उत्पन्न होकर आ सकता है। अच्छा ये चीज सोचना, जैसे एग्जांपल है यहां पर हमारे पास ये पानी का लेवल है, ये हमारे पास वाटर लेवल है, और आप इसे इमेजिन कर लीजिए कि ये कोई एक लेक है, ठीक है, ये कोई हमारे पास एक लेक है। अब हो क्या रहा है, इस लेक में एटमॉस्फेरिक CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो इसमें घुल रही है। जैसे ही CO2 इसमें घुलेगी ये H2O के साथ रिएक्ट करके H2CO3 बनाएगी। क्या बनाएगी, H2CO3 बनाएगी, जिसे कार्बोनिक एसिड कहा जाता है। इसी का फर्दर डिसोसिएशन होना, HCO3 माइनस अलग होना और H+ आयन अलग होना, HCO3 माइनस हमारे लिए कहलाता है हमारा बाइकार्बोनेट। क्या कहलाता है ये, बाइकार्बोनेट कहलाता है। इसी का और आगे फर्दर डिसोसिएशन होना CO3 2 माइनस के रूप में, यह CO3 2 माइनस कहलाता है हमारे लिए कार्बोनेट। क्या कहलाता है हमारे लिए, कार्बोनेट कहलाता है। अब यहां पर हमारे लिए यह सोचना जरूरी हो जाता है कि रिएक्शन इससे भी आगे जा सकती है, रिएक्शन इससे भी आगे जा सकती है, और इसके आगे जाने में यही CO3 2 माइनस अगर रिएक्ट कर जाए किसके साथ, पानी के साथ फिर से, तो हमारा
CO3 2 माइनस प्लस H2O, जरा देखो क्या बनाएगा। आपके पास इस H2O में से H प्लस अलग होगा और OH माइनस आयन अलग होगा। क्या होगा? H प्लस अलग होगा, OH माइनस आयन अलग होगा, तो यह बनेगा HCO3 माइनस प्लस OH माइनस, HCO3 माइनस प्लस OH माइनस। अब ये जो रिएक्शंस हैं, ये रिएक्शंस कंप्लीटली टेम्परेचर और पीएच डिपेंडेंट है। क्या पानी का पीएच है, कैसा नहीं है, टेम्परेचर कैसा है, इन सब चीजों पर डिपेंड कर जाएगा। कितना कितना कॉन्सेंट्रेशन बन रहा है, इन सब पे डिपेंड करेगा। जो लास्ट रिएक्शन होती है, ये लास्ट रिएक्शन हमारे पास बहुत ज्यादा वीक होती है। क्या होती है? ये बहुत ज्यादा वीक होती है। या तो ये आगे तरफ भी जा सकती है और पीछे तरफ भी आ सकती है। आगे तरफ जाने की संभावना थोड़ी कम होती है, पीछे तरफ आने की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर होता क्या है कि हमारे पानी में अगर HCO3 माइनस का प्रेजेंस कभी आ जाए तो इस HCO3 माइनस के अंदर जो कार्बन है, ये कार्बन एक एनर्जी का सोर्स बन जाता है। सर कैसे बन जाएगा? यार तुम भी तो कुछ खाते होंगे ना, जितनी भी चीजें खाते हो वो या तो कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन या फैट या मिनरल या विटामिन या किसी भी चीज में खाते हो। ठीक है, तो ऐसे केस में आप ये कहते हो कि सर मैंने आज कार्बोहाइड्रेट खाया जिसमें मुझे बहुत सारा ग्लूकोज मिला, C6H12O6 कार्बन था ना उसमें, बस वही कार्बन आपको एनर्जी देने का काम करता है। एल्गी जो होती है, काई जो होती है, जो आप इमेज में देख पा रहे हो, इसको भी बनते रहने के लिए, चूंकि ये पौधे का एक ग्रुप है, पौधे को ग्रो करने के लिए चाहिए होता है मॉइस्चर और चाहिए होता है कुछ न्यूट्रिएंट्स, मतलब पौधे को जो हम पोषक तत्व देते हैं। तो इसको न्यूट्रिएंट मतलब कोई चीज ऐसी मिल जाए जिस पर ये जीवित रह सके, तो वो है बाइकार्बोनेट। इस बाइकार्बोनेट को ये लेता है, इसमें से कार्बन निकालता है, कार्बन को कंज्यूम करता है, कार्बन को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करके इसे सिस्टम में से खत्म कर देता है। तो जैसे ही ये रिएक्शन होती है, एल्गी इसको ले लेती है। अगर एल्गी पानी में पाई गई तो जैसे ये रिएक्शन हुई, एल्गी इसको ले लेती है, ये रिएक्शन पीछे जा ही नहीं पाती। जैसे ही ये रिएक्शन हुई, एल्गी इसको ले लेती है और ये रिएक्शन पीछे जा ही नहीं पाती। जैसे ही कुछ नया बना HCO3 माइनस, एल्गी से कंज्यूम कर लेती है और ये रिएक्शन पीछे जा नहीं पाती। इसका मतलब समय के साथ समय के साथ समय के साथ क्या होता चला जाता है, हमारा जो HCO3 माइनस है ये हो जाता है कंज्यूम्ड। कंज्यूम्ड बाय एल्गी, काई के द्वारा ये कंज्यूम कर लिया जाता है। और वहीं पर हमारे पास समय के साथ ये जो है इकट्ठा होते चले जाता है। स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग, स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग। और जब ये इकट्ठा होते चले जाता है तो OH माइनस की प्रेजेंस बढ़ जाने से, ठीक है, एंड इंक्रीजेस पीएच ऑफ वाटर, पानी के पीएच को ये बढ़ाना चालू कर देता है। तो अगर आपके पास द लास्ट रिएक्शन इज वेरी वीक रिएक्शन, but if algae is found in water, it utilizes HCO3 minus ions due to the presence of carbon in it, which act as a source of energy for algae and resulting in accumulation of OH minus ion in the water, which leads to increase the pH of water, and generally pH is found to be in between 8 to 10. तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपके पास if algae is
फाउंड इन वाटर, अगर पानी में एल्गी पाई गई तो ये गारंटी की बात है कि एल्गी को कुछ ना कुछ खाने को तो मिल रहा है, तभी वो एल्गी वहां पर अपने आप को ग्रो करवा पा रही है। और कुछ खाने को मिल रहा है तो क्या मिल रहा होगा उसको? HCO3 माइनस मिल रहा होगा। और अगर वो HCO3 माइनस खाती चली जाएगी तो क्या इकट्ठा होता जाएगा? OH माइनस आयन इकट्ठा होता चला जाएगा। इफ एल्गी इज फाउंड इन वाटर, it is getting nutrients and OH minus is accumulating, और OH माइनस इकट्ठा होता चला जाएगा, तो हमारे पास गारंटी है, गारंटी दैट pH विल बी 8 to 10, pH जो है वो 8 से 10 के बीच में पाया जाएगा, ये गारंटी है। लेकिन अगर इसका उल्टा सही नहीं होगा, इफ pH ऑफ वाटर इज 8 to 10, तो किसी पानी का pH 8 से 10 किसी भी कारण से हो सकता है, इट कैन बी ड्यू टू एनी रीजन, और हमारे पास कैन नॉट गारंटी प्रेजेंस ऑफ एल्गी। तो पानी के अंदर ये डेफिनेशन अभी भी हमारे पास जो है बहुत कंफ्यूजिंग रहती है कि पानी के अंदर एल्कलिनिटी इन इन कारणों से होगी, लेकिन जो डेफिनेशन है एल्कलिनिटी की वो अभी भी कंफ्यूज करती है। क्या कंफ्यूज करती है? एल्कलिनिटी इन वाटर रेफर्स टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन वाटर व्हिच हैज द एबिलिटी टू और कैपेबिलिटी टू न्यूट्रलाइज द एसिड इन इट। कंफ्यूज करती है। डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ वाटर टू न्यूट्रलाइज द एसिड इन इट, कि भाई ये ऐसा क्या काम करती है एल्कलिनिटी के एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे, कैसे समझते हैं जरा। सिंस एसिड रेफर्स टू H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, then the ions which can neutralize H plus ion will be negative ions, that is anions। तो पानी के अंदर अगर आपने एसिड डाला और एसिड का मतलब H प्लस आयन का जाना, और H प्लस आयन का पानी में जाना, और पानी में पड़े हुए हैं बहुत सारे एनायंस। जैसे ही पानी के अंदर H प्लस गया, ये सब H प्लस को लपक लेंगे और H प्लस इन सब से मिलकर बन जाएगा एक कंपाउंड। अब वो H प्लस नहीं रहा तो उसके पास वो एसिड वाली पावर नहीं बचेगी, मतलब वो उसकी पावर कम हो गई, मतलब वो न्यूट्रलाइज हो रहा है। तो किसी भी पानी के अंदर कोई भी रैंडम पानी उठा के लिया हो, कहीं से भी उठा के लिया हो पानी, और उस पानी में एसिड डाल के देखो, अगर एसिड डालने पर वो एसिड न्यूट्रलाइज हो रहा है, मतलब उसके अंदर ऐसे एनायंस पड़े हुए हैं जो पानी में अल्कलिनिटी कॉज कर रहे हैं। क्लियर है बात? चलिए, तो पानी में अल्कलिनिटी क्या होती है? पहली चीज ये, एल्कलिनिटी पानी में कहां से आ सकती है? कई सारे कारण है, एक एग्जांपल ले लिया कि पानी में गैस के थ्रू कैसे आ सकती है। पानी में एल्कलिनिटी के प्रेजेंस का हमारे पास एल्गी से क्या रिलेशनशिप है, और साथ में एल्कलिनिटी से हमें दिक्कतें क्या है। अब बात करते हैं, मुझे एल्कलिनिटी को मेजर करना है। तो एल्कलिनिटी को मेजर करने के लिए जो तरीका है मेरे पास वो है टाइट्रेशन मेथड। क्या है मेरे पास? टाइट्रेशन मेथड। टाइट्रेशन मेथड में फंडा बहुत सिंपल सा है। क्या फंडा सिंपल सा है? जरा समझने की कोशिश करना। अगर ये अरेंजमेंट आपने देखा हो तो इस अरेंजमेंट में हर एक टर्म को जरा बारीकी से ध्यान रखना। यहां पर ये अरेंजमेंट के अंदर जो यहां पर तुम्हें दिखाई दे रहा है, राउंड बॉटम कॉनिकल फ्लास्क, इस फ्लास्क के अंदर वाटर के सैंपल को भरा जाता है। जिस सैंपल की अल्कलिनिटी टेस्ट करना है उसे एनाइलेट कहा जाता है। ठीक है, एनाइलेट कहा जाता है। अब इसके ऊपर जो आपके पास ट्यूब लगी हुई है इसे कहते हैं ब्यूरेट।
इस ब्यूरेट के अंदर वो लिक्विड भरा जाता है जिसका हमें न्यूट्रलाइजेशन देखना है। इसके अंदर जो लिक्विड भरा जाता है उसे कहते हैं टाइट्रेंट। क्या कहते हैं उसे? टाइट्रेंट कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, यहां पर है कोनिकल फ्लास्क, राउंड बॉटम कोनिकल फ्लास्क, उसके अंदर वाटर सैंपल रखते हैं। फिर हमारे पास होता है हमारा ये ब्यूरेट जिसके अंदर हम टाइट्रेंट भरते हैं, और इसी वाटर सैंपल के अंदर हम कुछ 1 से 2 बूंद का कलर इंडिकेटर डालते हैं जिसे हम कलर्ड इंडिकेटर कहते हैं। तो कैसे पता करेंगे कि भाई अल्कलिनिटी कितनी है कितनी नहीं है? उसी प्रोसीजर पर आगे चलकर बात करनी है हमें। तो कैसे होता है जरा इस पर विचार करते हैं। ठीक है, ये तो जानने वाली बात बहुत जरूरी है। टाइट्रेशन मेथड के अंदर हमारे पास जो हमारा कोनिकल फ्लास्क होता है, कोनिकल फ्लास्क में हम डालते हैं वाटर सैंपल। वाटर सैंपल कैसा डालेंगे? अननोन अल्कलिनिटी वाला। उसकी अल्कलिनिटी पता नहीं है ना, नहीं पता है मतलब उसी की अल्कलिनिटी पता करनी है। तो हम कोनिकल फ्लास्क के अंदर, ये रहा आपका कोनिकल फ्लास्क, नहीं दिखाई दे रहा है, ये रहा कोनिकल फ्लास्क। तो कोनिकल फ्लास्क में हम क्या पुटअप करेंगे? वाटर सैंपल अननोन अल्कलिनिटी का, और साथ में इसके हम डाल देंगे कलर्ड इंडिकेटर। क्या डाल देंगे? कलर्ड इंडिकेटर डाल देंगे। कलर्ड इंडिकेटर हमारे पास विल चेंज कलर in its वर्किंग पीएच रेंज। ठीक है, वाटर सैंपल है हमारे पास जिसकी एनोल एल्कलिनिटी है, मतलब पानी के अंदर है क्या? कंटेनिंग CO3 2 माइनस, HCO3 माइनस या OH माइनस आयन। ये सब पानी के अंदर हो सकते हैं, और यही क्या करेंगे? दे विल न्यूट्रलाइज H plus ions when H plus ions will fall from ब्यूरेट। तो ऊपर से ब्यूरेट से कौन गिरेगा? H प्लस आयन गिरेंगे। H प्लस आयन आते कहां से हैं? H प्लस आयन आएंगे हमारे पास हमारे इस टाइट्रेंट में से। तो ये जो आपके पास टाइट्रेंट है यहां पर, आप इसको जरा देखना, टाइट्रेंट जो यहां पर यूज होता है वो होता है हमारे पास एसिड, कंटेन्स H प्लस। तो हमारे पास हमारा जो टाइट्रेंट होता है एसिड, एसिड कौन सा होता है यहां पर? एसिड एज H2SO4 कंटेन्स H प्लस। इसके अंदर क्या मिलेगा? H प्लस मिलेगा। जितना H प्लस अंदर गया, इसके अंदर शुरुआत में जैसे आपने कलर इंडिकेटर डाला, जब टेस्ट चालू करने से पहले कलर इंडिकेटर डाला, जैसे कलर इंडिकेटर डालोगे कलर इंडिकेटर कोई कलर ही नहीं देगा। तो हमने कहा यार कलर क्यों नहीं मिल रहा है? किसी ने बताया कि कलर इसलिए नहीं मिल रहा है
क्योंकि वो अपने पीएच रेंज में कलर देगा। हमने कहा पीएच रेंज कहां से लाएं इसकी, अब किसी ने कहा ऊपर से एसिड डालते चले जाओ, धीरे 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 तुम्हारे इस वाटर सैंपल का पीएच खुद एसिड की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा। जैसे ही पीएच रेंज में पहुंचोगे इस कलर इंडिकेटर की, ये कलर इंडिकेटर कलर दे देगा। मैं कहा तो बढ़िया है। तो हमने क्या किया, हमने यहां 2 ड्रॉप क्या डाल दिया, हमारा कलर इंडिकेटर, इसने कोई कलर ही नहीं दिया। हमने ऊपर से डालना चालू कर दिया एसिड, एक एक बूंद, और इसको ऐसे हाथ में पकड़ के ऐसे 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 इसको स्टर करते चले जा रहे हैं। तो स्टरिंग भी चलते चले आ रही, ऊपर से एसिड गिरते चले आ रहा है। यहां से अंदर हमें जो है वो कुछ भी पता नहीं आ रहा। अचानक से एक टाइम आता है जब हमारे पास कुछ अमाउंट ऑफ, जब हमारे पास कुछ अमाउंट ऑफ इतनी क्वांटिटी का क्या यूज हो जाए, हमारा टाइट्रेंट यूज हो जाए। ये इनिशियल रीडिंग, फाइनल रीडिंग, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट यूज्ड, तो कितना वॉल्यूम टाइट्रेंट हमारा यूज हो जाता है वो हम बेसिकली यहां से चेक करते हैं कि अच्छा हमारे पास इतनी मात्रा का H+ आयन पानी में यूज हो गया, और वो कहां गया होगा, वो इनसे कंबाइन हुआ होगा। तो ये कितने होंगे, हम इक्विवेलेंट H+ आयन के फॉर्म में इसे कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई कितने हमारे H+ आयन पानी के अंदर जाके न्यूट्रलाइज हुए, कितने न्यूट्रलाइज किया, न्यूट्रलाइज इन्होंने किया होगा। तो इनको जज करने के लिए कितनी क्वांटिटी का टाइट्रेंट या H+ आयन या एसिड यूज होता है, हम उसी के थ्रू बताने की कोशिश करते हैं कि पानी में अल्कलिनिटी कितनी होगी। अगर ज्यादा क्वांटिटी का H+ आयन पानी में जाके न्यूट्रलाइज हुआ मतलब ये ज्यादा होंगे, अगर थोड़ी सी क्वांटिटी का वॉल्यूम टाइट्रेंट का यूज हुआ मतलब पानी में ये सब कम रहे होंगे। तो पानी में अगर अल्कलिनिटी बतानी है तो कैसे बताएंगे, सिंपल वे है हमारे पास कि एबिलिटी ऑफ द वाटर टू न्यूट्रलाइज द एसिड इन इट, जो इनको बता रहा है पानी के अंदर कौन है जो एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, ये करेंगे। अगर पानी बहुत सारे एसिड को न्यूट्रलाइज करने की एबिलिटी रखता है, मतलब इसमें तुम बहुत सारे एसिड डाल दो, इसका मतलब अल्कलिनिटी कितनी है, ज्यादा है, क्योंकि वो ज्यादा ही क्या कर रही है, आपके इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने की एबिलिटी रखती है। अब यहां पर आपको ये जानना है कि टेस्ट एक्चुअली में दिखाई कैसा पड़ता होगा। तो आपने पहले वाटर सैंपल इसमें इंसर्ट कर दिया अपने कॉनिकल फ्लास्क में, फिर इसमें आपने 2 ड्रॉप फिनोप्थलीन इंडिकेटर डाल दिया, आपने इसमें 2 ड्रॉप फिनोप्थलीन इंडिकेटर डाल दिया। यहां पर एक पिंक कलर दिखाई दे रहा है लेकिन ये पिंक कलर नहीं होगा, ठीक है, ये हमारे पास कलरलेस होगा, ठीक है। यहां पिंक दिखाई दे रहा है लेकिन पिंक नहीं होगा, कलरलेस होगा। फिर हमारे पास इसके बाद इसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड ब्यूरेट में फिल करके उस ब्यूरेट से एक एक बूंद अंदर डालते चले जाएंगे, एक एक बूंद अंदर डालते चले जाएंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारे पास काफी ज्यादा मात्रा का ब्यूरेट में से टाइट्रेंट यूज हो चुका होगा, और ये हमारा ये हमारा सोल्यूशन है वो कलर चेंज कर देगा। यहां पर जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ये रिवर्स है, ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा अलग पर्पस के लिए है, तो पर्पस अलग है, तो वो यहां पर इमेज से मुझे रेफरेंस के लिए आपको दिखानी थी। तो यहां पर आपके पास आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका जो अल्कलिनिटी का मेजरमेंट है वो कैसे दिखाई पड़ेगा, फिनोप्थलीन एंड पॉइंट और मिथाइल ऑरेंज एंड पॉइंट। अब ये 2 पॉइंट क्या आ गए सर, आपका जो टाइट्रेशन का प्रोसेस है वो एक्चुअली में 2 स्टेजेस में होता है। तो कैसे पता करेंगे स्टेजेस, हमारे पास कलरलेस से अगर ये पिंक हो जाए, हमारे पास, ठीक है, कलरलेस टू पिंक, ये हमारे पास होता है किसमें, फर्स्ट स्टेज में, एल्कलिनिटी टेस्टिंग के फर्स्ट स्टेज में। फिर हमारे पास सेकंड स्टेज ऑफ टेस्टिंग में हमारा जो यही रिजल्ट है वो येलो से ऑरेंज रेड में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे होता है इसको जरा देखते हैं।
तो कलर इंडिकेटर हमारे पानी के अंदर क्या करता है? कलर इंडिकेटर हमारे पानी के अंदर अपना कलर चेंज करता है इन इट्स वर्किंग पीएच रेंज। तो इसको जरा एक्सपेरिमेंट को समझते हैं डिटेल में कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होता कैसे होगा। ठीक है, तो हमारे पास हम y एक्सिस पे लिखते हैं pH ऑफ वाटर। pH ऑफ वाटर सैंपल। थोड़ा सा ज्यादा फॉन्ट साइज बड़ा हो गया, मुझे स्पेस कम है मेरे पास, तो इस कम स्पेस को मैं यहां पर प्रॉपर यूटिलाइजेशन करता हूं बाय राइटिंग pH ऑफ वाटर सैंपल। एल्कलिनिटी टेस्ट करने से पहले हम ये कुछ अजम्पशन मानकर चलते हैं कि टेस्ट के पहले पानी का पीएच कुछ 10 के ऊपर रहा होगा या 10 के बराबर तक रहा होगा। तो उस केस में हमारे पास फाइन, तो हमारे पास हमने y एक्सिस पे ले लिया है pH ऑफ वाटर सैंपल, x एक्सिस पे ले लेते हैं हम वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट यूज्ड इन ml। कितनी क्वांटिटी में हमारे पास हमारा टाइट्रेंट यूज हो गया एल्कलिनिटी फाइंड आउट करने के लिए। हमने शुरुआत में हमारे पानी के सैंपल के अंदर यह मानकर चला कि उसका पीएच सैंपल 10 से ऊपर है और उसके अंदर OH माइनस आयन और CO3 माइनस आयन एक साथ पाए जा सकते हैं, लेकिन HCO3 माइनस और CO3 माइनस आयन एक साथ पाए नहीं जा सकते। तो उस संदर्भ में हमने यहां पर शुरुआत में पीएच मान लिया 10 के बराबर, फिर मान लिया 8.6 के बराबर और फिर मान लिया कुछ 4.2 के बराबर कि हमें कहां कहां पर कैसे कैसे चेंजेस देखने को मिलते हैं। हम जैसे ही हमारे वाटर सैंपल के अंदर टाइट्रेंट डालते चले जाएंगे, हमारे सैंपल का पीएच जो है वो कंटिन्यूअसली गिरता चला जाएगा और क्वांटिटी डालते चले जाएंगे, पानी का पीएच और गिरता चला जाएगा और हमारे पास कुछ ऐसा ऑब्जर्वेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, शुरुआत में हमारे पास ये जो हमारा टेस्टिंग है, ये टेस्टिंग हमें दो इंडिकेशन देता है और दो इंडिकेशन है हमारे पास। एक ये क्वांटिटी कि जब आपका टेस्ट का स्टेज 1 खत्म हुआ और एक ये क्वांटिटी जो आपके टेस्ट की स्टेज 2 की खत्म होने को बताता है। पहला है ये बताता है
कि स्टेज 1 एल्कलिनिटी डिटेक्ट करने में pml की क्वांटिटी का टाइट्रेंट यूज हो चुका है, और स्टेज 2 की एल्कलिनिटी खत्म या एल्कलिनिटी डिटेक्ट होने में या एल्कलिनिटी के जितने भी आयन्स है वो सब H+ के साथ कंबाइन होने में कितनी क्वांटिटी का एसिड यूज कर चुके हैं वो हमारे पास यहां पर m से बताया जा रहा है। अब असम्पशन में माना जाता है शुरुआत में हमारे पानी के अंदर H+ आयन प्रेजेंट होते हैं और OH- आयन, और साथ में प्रेजेंट हो सकते हैं वो है हमारे पास C3 आयन। तो शुरुआत पहली वाली स्टेज में आप जैसे जैसे एसिड डालते चले जाओगे तो एसिड के डालने पर आपका ये OH- आयन H+ आयन से कंबाइन होके बनाएगा H2O। मतलब आपका H+ आयन जो एसिड की प्रॉपर्टी रखता था वो इसके साथ मिलकर न्यूट्रलाइज हो गया, खेल खत्म हो गया उसका। कभी भी आपका CO3 डायरेक्टली बहुत सारे H+ आयन से कंबाइन नहीं हो पाएगा, लेकिन ये स्टेजेस में होता है। एक H+ आयन से कंबाइन होकर बना सकता है अपने आप को HCO3-। क्या बना सकता है अपने आप को ये HCO3-। ये हमारे पास कहलाता है हमारा फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में आपका जो ये मान सकते हो आप कि जो आपका एल्कलिनिटी है, जो एसिड न्यूट्रलाइजेशन है, वो फर्स्ट स्टेज में फिनोप्थलीन की मदद से पता लगाया जाता है। तो इसी को हम फिनोप्थलीन इंडिकेटर के रूप में भी समझ सकते हैं। इसलिए हमने कितनी क्वांटिटी वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट यूज हुआ इसलिए हमने इसको P लिखा है। फिर बात आती है सेकेंड स्टेज की। सेकेंड स्टेज में क्या होगा, जो पहले से पानी में प्रेजेंट आपके पास HCO3- है, जो पहले से प्रेजेंट था, वो आपके पास H+ से कंबाइन होगा और H2CO3 बनाएगा। फिर वापस से आप पानी के अंदर ये देखोगे कि जो स्टेज 1 में न्यूट्रलाइज होके या जो स्टेज 1 में कार्बोनेट से बायकार्बोनेट में कन्वर्ट हुआ था, अब वो भी H+ आयन से रिएक्ट करेगा और बनाएगा H2CO3। मतलब जब तक कि आपके सारे के सारे एनायंस कंप्लीटली कंपाउंड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते, कंप्लीटली आपके एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं कर देते और वो खुद भी खत्म नहीं हो जाते सिस्टम में से, तब तक आपका टेस्ट चलता रहेगा। जैसे टेस्ट खत्म होता है, आपका सेकेंड स्टेज के अंदर जो मिथाइल ऑरेंज है वो अपना कलर इंडिकेशन दे देगा। और क्या कलर इंडिकेशन देगा, तो वो है आपके पास यहां पर देखिएगा, स्टेज 1 में कन्वर्जन ऑफ कार्बोनेट अल्कलिनिटी टू बायकार्बोनेट टेक्स प्लेस। देखिए जरा, स्टेज 1 में कार्बोनेट बायकार्बोनेट में कन्वर्ट होता है, साथ ही साथ कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कॉस्टिक अल्कलिनिटी टेक्स प्लेस। OH- पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, OH- पूरी तरीके से खत्म हो जाता है पहली स्टेज के अंदर। फिनोप्थलीन इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर। फिनोप्थलीन वर्किंग रेंज इज बिटवीन pH 2.8 टू 4.2, 2.8 से लेकर 4.2 तक की pH रेंज हमारे पास हमारे फिनोप्थलीन की जाती है। इट चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम कलरलेस टू पिंक इन द टेस्ट प्रोसीजर। यह बात ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल यहां से बन जाता है। फ्रॉम कलरलेस टू पिंक। कलरलेस बनाना है अगर हमें तो कलरलेस बना लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम कलरलेस टू पिंक। तो अपने आप को ये कलरलेस से पिंक में चेंज करता है। जैसे ही पिंक दिखता है हम टेस्ट रोक देते हैं, हम कहते हैं कि अच्छा कितनी क्वांटिटी का हमारा
जो है वो एसिड यूज हो गया, उसे हमने नोट डाउन कर लिया इस PMl के बराबर। फिर सेकेंड स्टेज में आते हैं हम, और सेकेंड स्टेज के अंदर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ बाइकार्बोनेट एल्कलिनिटी टेक्स प्लेस। बाइकार्बोनेट एल्कलिनिटी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है सेकेंड स्टेज में। मिथाइल ऑरेंज यहां पर इंडिकेटर की तरह यूज होता है। मिथाइल ऑरेंज की पीएच वर्किंग रेंज है, इट्स पीएच वर्किंग रेंज इज 8.6 to 10.3 के बराबर। तो 8.5 मतलब 8.6 से 10.3 के बीच में अपना कलर देता है। तो इट चेंजेस इट कलर फ्रॉम ऑरेंज रेड टू येलो इन दी टेस्ट प्रोसीजर। अपने आप को कलर जो है ये कहां से कहां चेंज करता है, ऑरेंज रेड से येलो के अंदर ही अपना कलर चेंज कर लेता है। तो ये आपको यहां जानना जरूरी है कि यहां पर आपके पास, ठीक है, ये यहां दिखाई तो दे रहा है, लेकिन जैसे कि प्रोसीजर हमारे पास यहां से यहां डायरेक्शन जो है वो यही बनेगा, तो ये बनेगा। तो मैं इसको यहां पर इस तरह से ही मेंशन कर लेता हूं ताकि आप आगे चल के कंफ्यूज ना हो। ऑरेंज रेड से येलो ही इसे लिखिएगा, यहां पर ही लिखा हुआ है येलो टू ऑरेंज रेड, लेकिन इसका डायरेक्शन यही रहेगा, ऑरेंज रेड टू येलो। ठीक है, मैंने डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट बना दिया था यहां पर, तो इसे इस तरह ही लिखिएगा। क्या लिखेंगे इसे, ऑरेंज रेड टू येलो। तो ऑरेंज रेड से येलो में अपना कन्वर्ट करता है, ये अपने कलरलेस से पिंक में कन्वर्ट करता है। अब यहां पर जो एनालिसिस है वो ध्यान कैसे रखना है और उसके अलग अलग केसेस। अगर मान लो आपके पास यहां पर केस ये बन जाए, पहला, इफ P इक्वल टू 0 एंड M इज नॉट इक्वल टू 0। जरा देखकर बताओ, अगर ये P खुद 0 तक चला जाए और सिर्फ M ही M दिखाई दे, मतलब पानी में क्या नहीं है, ना OH माइनस है और ना CO3 2 माइनस है, पानी में दोनों ही नहीं है। पानी में OH माइनस अगर होता तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कुछ एसिड लगता ना स्टेज 1 में, लग ही नहीं रहा। अगर P 0 हो गया तो स्टेज 1 में कोई एसिड यूटिलाइज ही नहीं हो रहा हमारा न्यूट्रलाइज होने के लिए, तो पानी के अंदर स्टेज 1 को कॉज करने वाली एल्कलिनिटी कोई भी है ही नहीं। तो पानी में क्या नहीं है, OH माइनस नहीं है, CO3 2 माइनस नहीं है, सिर्फ क्या है पानी में, सिर्फ ये आया है, ये आया है। इसका मतलब इसको कॉज करने वाला कौन है, HCO3 माइनस, तो वो है पानी के अंदर सिर्फ। इफ P इज इक्वल टू 0 एंड M इज नॉट इक्वल टू 0, हमारा कहने का मतलब यहां से निकल कर आता है OH माइनस एंड CO3 2 माइनस एब्सेंट, और ओनली HCO3 माइनस प्रेजेंट इन वाटर। ठीक है, पानी में सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा, HCO3 माइनस प्रेजेंट होगा। अगर मान लो हमारा केस ये होता, द सेकेंड केस दैट वी हैव, कि अगर हमारा P जो है अगर हमारा P खुद कहां चला जाए, M पर चला जाए, अगर हमारा P खुद M पर चला जाए, इसका मतलब सेकेंड स्टेज में यूज होने वाला एसिड काम ही नहीं आ पाया। क्यों नहीं काम आ पाया, क्योंकि पानी में क्या नहीं है, पानी में HCO3 माइनस नहीं है, ना यहां से कोई आया और ना यहां पर कोई है। अगर इन दोनों में से कोई सा भी एक होता, चलो इसे स्टार मार्क लगा लो, इसे आप ऐसे लिख दो, तो यहां पर भी इसको ऐसे लिख देंगे। तो अगर पानी में यह होता तो फिर इसे न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड लगता, जो यहां लगा ही नहीं। अगर खुद PM के बराबर पहुंच जाए तो मतलब ये वाली क्वांटिटी बीच की गायब हो गई, यूज ही नहीं हुई। और ये अगर है ही नहीं तो भी ये यूज नहीं हो रहा, और अगर ये नहीं है तो ये यहां भी नहीं बना होगा, और ये नहीं बना मतलब पानी में ये भी नहीं होगा। तो ना पानी में CO3 2 माइनस, ना पानी में HCO3 माइनस है, तो सिर्फ क्या, OH माइनस आयन। यहां से यहां तक यूज हुआ, OH को न्यूट्रलाइज किया, काम खत्म हो गया हमारे पास।
तो इफ P इज इक्वल टू M, तो इसका मतलब होता है पानी के अंदर क्या नहीं है, हमारे पास HCO3 माइनस एंड CO3 2 माइनस एब्सेंट, और सिर्फ क्या है, ओनली OH माइनस प्रेजेंट इन वाटर। सिर्फ क्या है पानी में, OH माइनस प्रेजेंट है। तीसरा केस देख लो, इफ P इज लेस देन M/2। अब डायग्राम में जरा देखकर देखो, अगर आपके P की वैल्यू इतनी छोटी हो जाए जो M के आधे से भी छोटा हो, इमेजिन करो कि ये M है, M का आधा यहां आता है और P इससे छोटा है। अगर P सिर्फ इतना सा है और M यहां पर है, इसका मतलब स्टेज 1 में कम एसिड यूज हुआ, स्टेज 2 में ज्यादा यूज हो गया। ऐसा क्यों हुआ होगा, सोचना जरा। स्टेज 2 में एसिड किस लिए लगता है, एक इसको खत्म करने के लिए और एक इसको खत्म करने के लिए, मतलब एक ये और एक ये दोनों एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो ये तो पानी में प्रेजेंट रहता है और ये पानी में यहां से आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर स्टेज 1 में कम एसिड यूज हुआ तो ये तो पानी में है ही है, बस अंतर इतना सा है कि इसकी मात्रा बहुत छोटी सी हो जाती है। इसकी मात्रा बहुत छोटी सी हो जाती है। अगर ये बहुत छोटा सा हुआ तो थोड़ी सी मात्रा का OH माइनस न्यूट्रलाइज होगा, फिर बचा हुआ CO3 2 माइनस न्यूट्रलाइज होगा, मतलब CO3 2 माइनस CO3 2 माइनस न्यूट्रलाइज करेगा, और फिर उसी से बनने वाला HCO3 माइनस जो यहां पर आएगा वो भी यूटिलाइज होगा, और फिर जो यहां पर प्रेजेंट होगा वो भी यूटिलाइज होगा। इसका मतलब पानी में CO3 2 माइनस भी है, HCO3 माइनस भी है पहले से, और कुछ मात्रा का OH माइनस है, लेकिन OH माइनस बहुत कम मात्रा में है। क्या है, OH माइनस बहुत कम मात्रा में है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं, अगर P M/2 से छोटा है तो हमारा इंडिकेशन यहां पर ये होगा OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज लेस देन HCO3 माइनस, और कहा जा सकता है कि वर्चस्व किसका होगा, तो हमारा HCO3 माइनस एंड CO3 2 माइनस आर प्रीडोमिनेंट। पानी में ज्यादा मात्रा किसकी होगी, तो वो होगी HCO3 माइनस और CO3 2 माइनस की। अगला केस देख लो, अगर P ग्रेटर देन M/2 हो जाए तो क्या देखने को मिलेगा, अगर P बहुत ज्यादा बड़ा चला जाए, ये M है, ये M का आधा हुआ, ये M है यहां से लेके यहां तक, ये जो क्वांटिटी है ये पूरा M है, कहां से, यहां से लेके यहां तक। अगर ये M है तो ये M/2 है मान लो, और अब P अगर बहुत ज्यादा हो जाए M/2 से, मतलब स्टेज 1 में बहुत ज्यादा एसिड यूज हुआ, स्टेज 2 में बहुत छोटा सा यूज हुआ। स्टेज 2 में छोटा सा क्यों यूज हुआ होगा, क्योंकि स्टेज 2 में एक तो इसको भी यूज होना होता है और एक इसको भी यूज होना होता है। अगर इन दोनों की मात्रा बहुत छोटी है तो ज्यादा कौन रहा होगा, ये दोनों ही ज्यादा रहे होंगे। और इन दोनों में से भी ये सोचिए आप, अगर ये वाली क्वांटिटी बहुत थोड़ी सी होती तो भी यहां भी थोड़ी सी कुछ तो यूज, अंतर इतना सा है, ये वाली क्वांटिटी बहुत ज्यादा बड़ी है एज कंपेयर टू HCO3 माइनस। तो पानी के अंदर अगर P M/2 से ज्यादा बड़ा आ रहा है तो हमारा OH माइनस आयन ग्रेटर देन HCO3 माइनस
और डोमिनेंट स्पीशीज बन जाएंगे हमारे पास टू माइनस आर प्रीडोमिनेंट। लेकिन अगर केस बन जाता, और केस बनता हमारे पास पांचवा, इफ P इक्वल टू m/2, अगर P खुद m/2 के बराबर हो जाता तो इसका मतलब ये कि पहली स्टेज में जितना एसिड यूज हुआ उतना ही एसिड सेकेंड स्टेज में यूज हुआ। तो इसका क्या संदर्भ है, जरा देखिएगा। पहली स्टेज में जितना एसिड यूज हुआ उतना ही एसिड सेकेंड स्टेज में यूज हुआ। एक काम करो, इमेजिन करो कि CO3 2- है ही नहीं पानी में, तो CO3 2- अगर नहीं है, CO3 2- नहीं है तो ये भी नहीं बनेगा, और ये यहां पे भी नहीं आएगा, और ये भी यूटिलाइज नहीं होगा। तो सिर्फ दो इक्वेशन बनेगी, एक OH और एक HCO3-। ये इससे कंबाइन होकर H2 बना लेगा, ये इससे कंबाइन होकर H2CO3 बना लेगा। और अगर दोनों में सेम एसिड यूज हुआ, मतलब OH- और HCO3- दोनों सेम अमाउंट में है, सेम अमाउंट में है, एक रिलेशनशिप ये आ सकता है। मतलब इसके अलग अलग केसेस बनेंगे मेरे पास, मैं अलग अलग केसेस को लिखता हूं। ए, CO3 एब्सेंट और एंड OH- इज इक्वल टू HCO3- और OH- इज इक्वल टू HCO3-। एक केस तो ये बना। दूसरा केस क्या बनता है जरा देखो। अब इसको इसके बराबर करना है, इसको इसके बराबर करना है। आप पानी में से अब OH- को गायब कर दो और HCO3- को गायब कर दो, तो क्या बचेगा? सिर्फ CO3 2- पहली स्टेज में अपने आप को इसमें कन्वर्ट करेगा, फिर दूसरी स्टेज में यही H+ से कंबाइन होकर H2CO3 बना लेगा। जितना ये होता है उतने को ही इसमें कन्वर्ट करता है, और जितना ये होता है यही पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो एक केस क्या बन सकता है कि OH- और HCO3- दोनों गायब हो और सिर्फ क्या प्रेजेंट हो, HCO3 सिर्फ प्रेजेंट हो, CO3 2-। तो हमारे पास ओनली CO3 2- प्रेजेंट, और हमारे पास क्या केस बन सकता है, एंड OH- एंड HCO3- एब्सेंट। एक केस ये बन जाता है। एक और केस देख लो, जब ये दोनों बराबर होंगे तब क्या बनेगा, C, ऑल प्रेजेंट बट HCO3- इज इक्वल टू OH-। कैसे समझ में आता है, देखो जरा। ये भी है, ये भी है, ये भी है, सब है। बस ये है जितना CO3 2- स्टेज 1 में है उसी का HCO3- स्टेज 2 में आएगा। तो जितना ये होगा पहली स्टेज में उतनी ही मात्रा में स्टेज 2 में भी ये कंज्यूम होगा। और अगर OH- और HCO3- दोनों बराबर हो जाए तो जितनी क्वांटिटी पहले में यूज होगी उतनी क्वांटिटी दूसरे में यूज हो जाएगी। तो ऐसे केस में हमारे पास तीसरा केस भी हो सकता है। ये इतने रिलेशनशिप से हमारे पास जो हमारे टाइट्रेशन प्रोसेस के एनालिसिस को बताते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा आप कि आपके पास दो स्टेजेस में पूरा कन्वर्जन होता है, अलग अलग पीएच वर्किंग रेंज है।
आपके पानी के अंदर जो एल्कलिनिटी निकल कर आनी चाहिए, एल्कलिनिटी है CaCO3 इक्विवेलेंट, क्या होता है इस पर भी विचार करेंगे। तो पानी के अंदर जो एल्कलिनिटी है परमिसिबल है अप टू 200 mg पर लीटर और मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है अप टू 600 mg पर लीटर। अब ये मेजर कैसे, कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो ये लिखा है ना एज CaCO3 इक्विवेलेंट, ये हम डिस्कस करेंगे, डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास कि इसका मतलब क्या होता है। CaCO3 इक्विवेलेंट के फॉर्म में निकाल रहे हैं, क्या इसका मतलब होता है, तो ये सारी बातें हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले एक बेसिक इंफॉर्मेशन पहचान लीजिए, आप जान लीजिए, जो है AEC प्लस का SSC JEE का सार्थक बैच ऑलरेडी एप्लीकेशन पर लॉन्च है। आप चाहें तो आप ऑफलाइन क्लासेस से लाइव चल रही क्लासेस विजय बैच में एनरोल कर सकते हैं, जो इंडिया के सारे AE और JEE एग्जाम्स को टारगेट कर रहा है। आप अगर किसी भी नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट में वीक हैं तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो हमारे इस नॉन टेक के महापेक में कवर किए गए, आप इसे भी अपने एप्लीकेशन से एनरोल कर सकते हैं। और SSC JEE 2023 की प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए आप इन अलग अलग तरह की टेस्ट सीरीज में से किसी भी टेस्ट सीरीज में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, जो कि आपकी प्रिपरेशन को बहुत बेहतर बनाएगी। सो थैंक यू वेरी मच एवरी वन ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग अप दिस सेशन। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां पर इसी के आगे कंटिन्यूशन में बात करेंगे। थैंक यू।